सुनीता साहू आज आपको एक बार फिर अपने यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। तो देखिए आज हम देखेंगे चैप्टर 4 क्लास 12 का जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये है आपका चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है रासायनिक बल गतिकी। तो इसमें से पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर या रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। ठीक है, वेग या दर एक ही होता है। तो इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें होती है, याद रखिएगा। क्या दो चीजें होती है, ये देखिए। इसमें क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद, दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक मिलकर के उत्पाद बना रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कोई उत्प्रेरक भी हो। ठीक है, यहाँ अभिकारक को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और उत्पाद को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अभिकारक मिलकर के उत्पाद बनाते हैं। ये जो रिएक्टेंट है ये 2-3 भी हो सकते हैं, है ना, जैसे R1 + R2, 2-3 जो भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट भी 2-3 हो सकते हैं, P1 P2 आप ले सकते हैं। तो ये तो था बेसिक। अब आप इसको समझिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर कितना स्पीड से हो रहा है, इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होता है। इकाई समय अंतराल लिया गया है कि 10 बजे कितना था और 11 बजे कितना हो गया, मतलब 10 और 11 के बीच में क्या परिवर्तन हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हुई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन हुआ है। सांद्रण क्या होता है, किसी भी विलयन में घुला हुआ जो विलेय है या किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उसका क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रण कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। यदि विलेय की मात्रा ज्यादा है तो वो अधिक सांद्र है। यदि विलेय की मात्रा उस विलयन में कम है तो हम उसको कम सांद्र या तनु कह सकते हैं। तो सांद्रता में परिवर्तन कैसे होगा ये देखिए। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं दूध। क्या ले लेते हैं, दूध। दूध से क्या बन रहा है आपका, दही बन रहा है। तो दूध से दही बन रहा है तो आप क्या समझ रहे हैं कि समय के साथ साथ दूध की मात्रा में कमी और उत्पाद जो दही है उसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है, तभी तो दूध से दही बनेगा। मतलब दूध की मात्रा में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और दही की मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो दूध क्या है, अभिकारक है, तो अभिकारक के सांद्रण में कमी हो रही है और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हो रही है। याद रखिएगा, इकाई समय अंतराल में अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है वो अभिक्रिया का दर कहलाता है। लेकिन क्या परिवर्तन होता है इसको आपको समझना है। तो अभिकारक के सांद्रण में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्योंकि उत्पाद में बदलने लग रहा है, और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो जा रही है क्योंकि अभिक्रिया आगे बढ़ रही है। तो इसी को यहाँ लिखा गया है कि अभिक्रिया की दर बराबर क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल है। कब, जब अभिकारक के सांद्रण में क्या होती है, कमी होती है। यदि वो अभिकारक है तो सांद्रण में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसको क्या लिखेंगे, अभिकारक है तो R, तो -D क्या है, परिवर्तन है, बटे आपका क्या हो जाएगा, R। ठीक है, और यहाँ पर यदि उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के सांद्रता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो उसको हम प्लस में लिखेंगे। तो यदि वहाँ पर उत्पाद है तो वो क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, है ना, उसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर आप D के जगह में क्या यूज कर सकते हैं, देखते हैं, परिवर्तन। ठीक है, ये है आपका परिवर्तन। तो यहाँ समझ गए कि अभिकारक के सांद्रण में क्या होती है, कमी होती है। देख रहे हैं, परिवर्तन, डेल का मतलब है परिवर्तन में कमी हो रही है और उत्पाद की सांद्रता वृद्धि हो रही है, इसको प्लस पे ले लेते हैं। तो इधर आप समझ गए कि दूध से दही बनने लगा, दूध की मात्रा में कमी होने लगी, अभिकारक में कमी, दही की मात्रा बढ़ने लगी, उत्पाद में वृद्धि होने लगी। ठीक है, समझ गए। अब हम इसकी इकाई ले लेते हैं। अभिक्रिया की दर की इकाई क्या है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको यूनिवर्सल लेना, तो मोल लीटर-1 सेकंड-1। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर जो सांद्रता रहता है उसको मोल से नापते हैं, लीटर से, है ना, मोल प्रति लीटर में कितना मोल उपस्थित है, और समय को किससे नापते हैं, हम सेकंड से मापते हैं। तो ये उसकी इकाई हो गई। अब हम आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक।
ये है रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कौन कौन से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले अभिकारकों का सांद्रण। तो अभिकारकों का सांद्रण से हम क्या समझेंगे कि वहाँ पर अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं, जो रिएक्टेंट है, रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट हैं, उनका सांद्रण मतलब उनकी मात्रा कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर है कि विकारक की सांद्रता बढ़ाने से रिएक्टेंट की मात्रा को हम बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा सांद्रण होने से आपस में टकराने की संभावना ज़्यादा होती है और ज़्यादा टकराएंगे तो जल्दी से वो उत्पाद बनाएंगे। जैसे हम रोड की बारे में बात करते हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, स्पीड से जाते हैं, जितना ज़्यादा स्पीड से जाते हैं, जितना ज़्यादा भीड़ रहता है, टकराने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर अभिक्रिया का सांद्रण, विकारकों का सांद्रण बढ़ा देते हैं, रिएक्टेंट की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो प्रभावी टक्कर उत्पन्न होते हैं और उत्पाद बनने लगते हैं, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। याद रखिएगा, आपको पूरा नोट्स अवेलेबल करा रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाते जाइएगा कि सांद्रता बढ़ाने से कणों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, प्रभावी टक्कर बढ़ जाता है और अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है दाब। दाब मीन्स प्रेशर। तो प्रेशर में यहाँ पर क्या होगा कि यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या है, गैस है, तो उनको यदि हम दबाते हैं तो कण क्या होंगे, पास पास आने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक हम यहाँ पर पात्र लिए हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट को रखा गया है और वो गैसीय फेस पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पिस्टन लगाएंगे, पिस्टन से ऊपर से हम क्या करेंगे, दाब लगाएंगे, दबाएंगे। तो ये जो कण है दबते दबते ये क्या हो जाएंगे, पास पास आने लगेंगे और पास पास आएंगे तो टकराएंगे ज़्यादा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है गैसीय अवस्था में हो तो दाब बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। याद रखिएगा। उसके बाद ताप है, तो ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने से प्रभावी टक्कर होते हैं और फिर वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। लेकिन यदि वो ऊष्मा शोषी हो, तो यदि वो ऊष्मा छेपी है, ठीक है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, तब तो वो हो जाएगा कि आपस में टकराएंगे, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। लेकिन यदि वो ऊष्मा छेपी है और वहां पर हम ताप को बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का दर कम हो जाएगा। याद रखिएगा, जस्ट उल्टा होता है। यदि वो ऊष्मा छेपी है तो अभिक्रिया की दर घट जाती है। विकिरण, विकिरण का यहाँ पर लाइट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो विकिरण के प्रभाव से भी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि विकिरण में क्या उपस्थित होता है, फोटॉन प्रेजेंट होता है। फोटॉन मीन्स क्या है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल को फोटॉन कहते हैं। जब विकिरण में प्रेजेंट होते हैं, एनर्जी के छोटे छोटे बंडल बने होते हैं, तो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल को फोटॉन कहते हैं। यदि किसी अभिक्रिया पर विकिरण डाला जाता है, लाइट डाली जाती है, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस लाइट में फोटॉन प्रेजेंट होता है और फोटॉन अपनी संपूर्ण ऊर्जा को अणुओं को उत्तेजित करने में लगा देता है, अणुओं को दे देता है, जिससे क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, फोटॉन प्रेजेंट होते हैं विकिरण में और ये फोटॉन अपनी पूरी ऊर्जा को, पूरी एनर्जी को रिएक्टेंट को, अणुओं को उत्तेजित करने में दे देता है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, विकिरण में फोटॉन उपस्थित होते हैं और अपनी ऊर्जा को अणुओं को उत्तेजित करने में दे देते हैं। अब है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा देते हैं या फिर कम कर देते हैं और स्वयं अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे आप लोग की स्टडी हो रही है, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो आप यहाँ पर रिएक्टेंट हैं और आपका एग्जाम में जो मार्क्स आएगा वो आपका प्रोडक्ट है, जो मार्क्स मिलेगा। और मैं क्या हूँ यहाँ पर, मैं हूँ आपका उत्प्रेरक। और जो उत्प्रेरक होते हैं वे अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। यदि मैं आपको सही इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ और आपको समझ में आ रहा है तो आपकी गति बढ़ जाएगी, आपका जो मार्क्स है वो बढ़ जाएगा। लेकिन यदि मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, मैं कुछ गलत पढ़ा रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, आपकी अभिक्रिया की गति कम हो जाएगी, है ना। तो दोनों प्रकार से उत्प्रेरक कार्य करता है और स्वयं अभिक्रिया के अंत तक परिवर्तित रहता है। मतलब मैं जैसे यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैं तो पढ़ाती ही रहूंगी, आप क्लास 12 से कहाँ पहुँच जाओगे, कॉलेज में पहुँच जाओगे, मैं तो यही रहूंगी। मतलब अभिक्रिया का जो गति है वो कम हो जाता है या बढ़ जाता है, लेकिन उत्प्रेरक अपरिवर्तित रहता है।
ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो है धनात्मक और एक है आपका ऋणात्मक। यदि वो धनात्मक उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, और यदि वो ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अभी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रभावित करने वाले कारक को। आपका यहाँ पर टॉपिक क्लियर होता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए।